नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आज के जो खास समाचार है वो बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 में होंगे शामिल। पानीपत में बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। संसद में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में रेल संशोधन और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा। राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री का दौरा आज। अपने समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन से करेंगे वार्ता। सीरिया से भागकर परिवार के साथ रूस पहुंचे अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद। राष्ट्रपति पुतिन ने दी राजनीतिक शर्त। और शतरंज विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश ने एक अंक की महत्वपूर्ण बढ़त की हासिल। चीन के लिंग लिरिंग के बीच 12वें दौर की बाजी आज। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और हरियाणा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। जयपुर के प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में होने वाले कार्यक्रम में वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलने वाले निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार है। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि, व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भाग लेने वाले देश रहने योग्य शहरों के लिए जल प्रबंधन, उद्योगों की बहुमुखी प्रतिभा विनिर्माण और उससे परे और व्यापार और पर्यटन जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 दिनों में प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव और एमएसएमई कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में राजस्थान मंडप, कंट्री मंडप, स्टार्टअप मंडप जैसे विषयगत मंडप शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाद हरियाणा का भी दौरा करेंगे। हरियाणा के पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का पीएम आज शुभारंभ करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। उनको वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वृत्तिका दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद वे एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर में ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। दोनों सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की जाएगी, जिसका प्रस्ताव अमित शाह करेंगे।
लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी, जिसका प्रस्ताव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। वहीं राज्यसभा में भी बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल का प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित किया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के दौरे पर भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दुशील को कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड से नौसेना में शामिल करेंगे। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रक्षा मंत्री के साथ रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वे कल अपने समकक्ष एंड्री बेलासोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुंचेंगे। इस दौरान वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को उठा सकते हैं। विदेश सचिव मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने वाले हैं। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी हो सकती हैं। दोनों देशों के लिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। और बहरीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग में शामिल होंगे। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिम एशिया से भागकर अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार वहां उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। बशर अल असद को राजधानी दमिश्क का नियंत्रण अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व में विद्रोही गुटों के हाथों में आने के बाद देश छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही सीरिया में दशकों से चला आ रहा असद का शासन समाप्त हो गया। सीरिया की राजनीतिक स्थिति में तेजी से हुए बदलाव ने क्षेत्रीय स्थिरता में अरब देशों की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले और उसके बाद गाजा में संघर्ष से पैदा तनाव के बीच ये चिंता और भी गंभीर हो गई है। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के साथ ही नाटकीय रूप से वहां रूस की वापसी भी हो गई है। रूस ने विपक्षी समूह के विरुद्ध असद की सहायता के लिए 2015 में सीरिया में सैन्य टुकड़ियां तैनात की थीं। सीरिया अभी तक रूस का मजबूत सहयोगी रहा है और वह यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान का समर्थन करता रहा है। विश्व के अन्य नेताओं ने सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद आशा व्यक्त की है कि वहां जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। सीरिया की स्थिति सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में विश्व के नेताओं ने हालत की निगरानी के साथ वहां के लोगों को मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में भारतीय दूतावास काम करता रहेगा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दूतावास के अधिकारी वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं और वे सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि दूतावास से भारतीय नागरिकों को हर प्रकार की सहायता जारी रहेगी। तो फिलहाल के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।